हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर। और आज है 30 जुलाई। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम लोग हर क्वेश्चन को समझेंगे और विथ फैक्चुअल नॉलेज हर क्वेश्चन का हर डायमेंशन जो है वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है कि हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहो, खुद को व्यक्त करो, स्वयं में भरोसा रखो, बाहर जाकर किसी और सफल व्यक्तित्व को मत तलाशो और उसकी नकल भी मत करो। हमेशा हमारी ये आदत रहती है कि हम बाहर जाकर अपने दोस्त की तारीफ करते हैं कि मेरा फलाना दोस्त जो है वो आईपीएस बन गया, आईआरएस बन गया, वो उस पीसीएस के अंदर सेलेक्ट हो गया। लेकिन जब खुद की बात आती है तो हमारी जबान जो है वो लड़खड़ाने लगती है। ऐसा क्यों होता है? हम बाहर जाकर खुद की बात क्यों नहीं कर सकते? दूसरे व्यक्ति जो हैं वो हमारे व्यक्तित्व की बात कब करना शुरू करेंगे? मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है उसको सफल मानते हुए जब दूसरे लोग उसको फॉलो करने लग जाएं, उसका अनुसरण करने लग जाएं, उसका अनुकरण करने लग जाएं, तो उस समय मानिएगा कि आप लोग सफल हो चुके हैं। और खुद पर भरोसा रखना है, इसीलिए खुद को व्यक्त करना सीख जाइए और दूसरे की नकल तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन। एसएससी जीडी का लाइव बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग जो न्यू ऐप है स्टडी ग्लोव्स की लर्निंग ऐप, उसे डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो है वो शेयर कर दी जाती है। इसके साथ में ही आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी लेक्चर मैं आप लोगों का लिखता हूं उसका पीडीएफ जो है विथ आंसर्स आप लोगों को अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और जो भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उसका क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर रहता है। ध्यान रखिए कि बेस्ट टॉप 5 जो है, टॉप 50 अपॉइंटमेंट जो है वो हमने कवर किए हैं 25 मिनट्स के अंदर। उनको जरूर आप लोग अटेम्प्ट करना। उसका क्विज जो है वो अपलोड कर दिया गया है। 30 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए, ये भारत का एक दुर्भाग्य हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर टिकाऊ सरकार जो है, एक हम लोग कह सकते हैं स्थिर सरकारों का अभाव है। एक सरकार 2-3 साल तक चलती है और उसके बाद में फिर वो डिसमिस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई देती है। और यहां पर मैं बात करना चाहूंगा डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में, जिसमें भारत जो है वो काफी पिछड़ चुका है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में कहीं ना कहीं भारत के जो रैंक्स हैं वो ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर भी पिछड़े हुए हैं। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में पीछे रहते हुए भारत के अंदर ये जो कह सकते हैं हम लोग हलचलें हैं, किसमें? पॉलिटिकल के अंदर ये बहुत ज्यादा रहती है। रिसेंटली आपको पता होगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो भी चेंज कर दिए गए थे, जो कि अभी जो है वो पुष्कर बने हुए हैं। अब कर्नाटक की बारी आ चुकी है, क्योंकि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो बने हैं बसवराज बोम्मई। यहां पर रिसेंटली जो है वो कर्नाटक के अंदर नए गवर्नर को अपॉइंट किया गया था, थावरचंद गहलोत। और उसके बाद में ही ये जो हलचलें हैं वो ज्यादा तेज हो गई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया। देखिए, बीएस येदुरप्पा के 3 कार्यकाल, 3 टेन्योर जो है वो कंप्लीट हुए हैं, लेकिन तीनों कार्यकालों में से एक भी कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। 3 कार्यकाल, तीनों में से एक भी पूरा नहीं हुआ है। इस्तीफा देने की से पहले हम लोग जानेंगे कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर क्या होता है। देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल ना हो, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जरूर होती है। और वहां पर कुछ सीटें जो हैं वो एमएलए की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो है वो फिक्स रहती है। ठीक है। इसके साथ में ही जिस भी पार्टी को वहां पर मेजोरिटी मिलती है वही पार्टी अस्तित्व में आती है, वही अपनी सरकार बनाती है और उसका नेता जो है वो फिर मुख्यमंत्री बनता है। एक बात बहुत ही बेहतरीन आप लोग याद रखना कि 30 दिन का, लगभग जो है 30 दिन या 1 महीने का समय रहता है किसी भी पार्टी के लिए अपनी जो दावेदारी है उसको साबित करने का, बहुमत सिद्ध करने का। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एज ए ट्रेडिशन जो है वो हम लोग ऐसा देखते हैं कि 30 दिन के अंदर मेजोरिटी उनको शो करनी पड़ती है। यहां पर कोई भी व्यक्ति बिना सदन की सदस्यता लिए हुए, मतलब कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, फिर भी वो 6 माह तक, 6 महीने तक क्या रह सकता है? मुख्यमंत्री रह सकता है। और यदि उसने शपथ ले ली, मेंबरशिप ले ली, तो फिर उसके बाद में वो कंटिन्यूअस उस पद पर बना रहेगा। और यदि किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेता है तो फिर उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए,
बढ़ते हम लोग आगे। यहां पर कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक की यदि हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि कर्नाटक टच करता है कोस्टल एरियाज को, इसीलिए कर्नाटक के जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो कोस्टल एरिया के कारण कुछ ज्यादा ही, यानी कि कुछ अदर स्टेट की कंपैरिजन में कुछ अच्छा डेवलपमेंट कर्नाटक स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में यहां पर बहुत ही बेहतरीन जो सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, वो इसकी कैपिटल है कर्नाटक की। नेशनल पार्क हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला आप लोग याद रखिए नागरहोले, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है और देनाली जो है ये यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं कर्नाटक के, आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट की होम मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जो हैं वो पहले होम मिनिस्टर थे और अब उन्होंने बीएस येदुरप्पा को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है और 23वें मुख्यमंत्री बन गए हैं कहां के, कर्नाटका के। इनकी एज जो है वो 61 ईयर, 61 साल की जो है ये इनकी उम्र है। 28 जनवरी 1960 का इनका जन्म है और ये जो है वो कहां से आते हैं, लिंगायत जो कम्युनिटी है वहां से आते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, बने रहिएगा आप लोग साथ। येदुरप्पा हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर 26 ऑफ जुलाई, 26 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दिया और इनके कार्यकाल को 2 साल कंप्लीट हो गए और उसके बाद में अब जो है वो नए मुख्यमंत्री बने हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर भी पॉलिटिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट आया था, वहां पर मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर बने हैं। तीरथ सिंह रावत से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे वो वहां के मुख्यमंत्री थे। तो काफी जल्द यानी कि 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं कहां के, उत्तराखंड के। जबकि हम लोग बात करें हरीश रावत की, वो 1 दिन के सीएम बने थे कहां के, उत्तराखंड के। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मैसूर जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है, उसके पहले मुख्यमंत्री जो बने थे वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, केसी रेड्डी पहले मुख्यमंत्री बने थे। आपको पता होगा कि मैसूर जो है वो रियासतों के अंदर गिना जाता था, मैसूर रियासत, और मैसूर रियासत से ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर सर्वाधिक जो मेंबर थे, यानी कि रियासत से, प्रिंसी स्टेट से, वो शामिल हुए थे और उनकी संख्या कितनी थी, वो थी लगभग 7। तो 7 लोग जो थे वो मैसूर रियासत से सबसे ज्यादा शामिल हुए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं के हनुमन था, फिर उसके बाद में कादीलाल मंजप्पा जो है, तो यहाँ पे आप लोग केसी रेड्डी का नाम याद रखिएगा। इसके बाद में जब कुर्ग स्टेट बना तो सीएम पुनेचा। देखिए एक फैक्ट आप लोगों को मैं बताता हूं कि जब इंटीग्रेशन हुआ था इंडियन स्टेट्स का, उस समय हम लोग कहें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो 4 हमारे पास में क्या थे, 4 हमारे पास में जो यूनियन टेरिटरीज थे, हम लोग कहें कि गवर्नर जनरल के सीधे कंट्रोल के अंदर 4 जो थी वो यूनियन टेरिटरी थी। सबसे पहले हम लोग बात करें कुर्ग की ही बात कर लेते हैं, तो कुर्ग के सीएम पुनेचा वहां से क्या हुए थे, इलेक्ट हुए थे। इसके बाद में हम लोग बात करें अजमेर मेरवाड़ा की, तो अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, और फिर उसके बाद में दिल्ली से देशबंधु गुप्ता, दिल्ली से देशबंधु गुप्ता, और उसके बाद में बलूचिस्तान से मोहम्मद इरफान खान जो है, मोहम्मद खान ऐसे कुछ उनका नाम था। तो ये 4 व्यक्ति जो हैं वो 4 चीफ कमिश्नरेट से इलेक्ट होके शामिल हुए थे संविधान सभा के अंदर। तो सीएम पुनेचा का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहां पर 31 अक्टूबर 1956 तक इन्होंने अपना पद जो था वो होल्ड किया था और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स हुए थे और उसके बाद में पहले जो मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे वर्तमान सिनेरियो की। बीएस येदुरप्पा 3 टेन्योर इनके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 3 टेन्योर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन तीनों ही टेन्योर इन्होंने कंप्लीट नहीं किए हैं। एक बार 3 साल और 67 दिन के लिए, उसके बाद में केवल 6 दिन के लिए, और फिर 2 साल और 2 दिन के लिए। ठीक है, फिर आप लोग देखिए कि अब जो बने हैं वो बसवराज बोम्मई बने हैं और इनका भी कार्यकाल केवल 1 दिन का हुआ है और 28 जुलाई 2021 को ये क्या किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। तो ये सारा जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर कैपिटल जो है वो है बेंगलुरु और यहाँ पर काफी सारे टेंपल जो हैं, जैसे हम लोग बात करें हम्पी की, तो हम्पी टेंपल जो है
हम्पी टेम्पल वंस द मेडाइवल विजयनगर एम्पायर्स कैपिटल। तो विजयनगर जो था, रिसेंटली आपको पता होगा कि कर्नाटक का नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी विजयनगर अनाउंस किया गया था। उसके बाद में ये जो हम्पी है ये विजयनगर की क्या है, कैपिटल है। गवर्नर जो है कर्नाटका के वो थावरचंद गहलोत हैं और कैपिटल बेंगलुरु है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। किस राज्य की सरकार आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए देवरन्या योजना शुरू करेगी? तो ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की जाएगी। यहां पर बात है कि आदिवासी जो है वो होते क्या हैं। देखिए आदिवासी मतलब आदि मतलब पुराने, तो पुराने वासी जो हैं मतलब आदिवासी की कैटेगरी में अब तक उनको गिना जा रहा है। तो आप लोग इस समझने की कोशिश कीजिए कि काफी लंबे समय से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन की मेन स्ट्रीम के अंदर इनको शामिल नहीं किया गया है। सबसे मेन बात ये है, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम में शामिल ना होने के कारण आज तक इनके उद्धार के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे रिसेंटली राजस्थान सरकार के द्वारा भी आदिवासी जो जनजातियां हैं उनके उद्धार के लिए योजनाएं चलाई गई थी, और ये जो योजना है ये किसकी है, मध्य प्रदेश सरकार की है, और ये इनके स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए कार्य करेगी। चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यदि पूरे कंट्री की यदि हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज हैं 14.7%। उसके बाद फिर देखिए महाराष्ट्र के अंदर है 10.1%, फिर आता है उड़ीसा का नंबर और फिर है राजस्थान। ठीक है, तो ये कम से कम 4 ऑर्डर जो है ये तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये जो है मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, इसके बाद में महाराष्ट्र है, ये जो बिल्कुल नेबरिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेघालय और आसाम के अंदर काफी कम है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश विल स्टार्ट आयुष बेस इकोनॉमिक अपग्रेड स्कीम। तो ये जो है ये आयुष योजना के तहत या आयुष योजना पर निर्भर करती है। कौन सी, देवरन्ना योजना, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई है। और भी हम लोग कई स्कीम देख सकते हैं मध्य प्रदेश की, वो है सीएम राइस स्कूल स्कीम, इसके बाद में है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान है, फिर अंकुर अभियान है जिसमें पेड़ जो है इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इसके साथ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसमें प्रथम स्थान भी किसने हासिल किया था, मध्य प्रदेश ने हासिल किया था। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क जो कैंपेन है वो भी किसका है, मध्य प्रदेश सरकार का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है? तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इस पोर्टल को हरी झंडी दी गई है। अब गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, इसके साथ में जितने भी सुझाव हैं, सजेशंस हैं, उन सब को इंक्लूड करने के लिए एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहां पे हम लोग देख सकते हैं यूपी माई गवर्नमेंट .in पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहां पे आप लोग देखिए कि योगी आदित्यनाथ जो है वो सीएम है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, गवर्नर हैं। ये जो है इसको बेटर यानी कि स्टेट को बेटर बनाने के लिए किस एरिया के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर, और वहां पर लोगों को ज्यादा पार्टिसिपेशन करने के लिए ऐसा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव यदि हम लोग इसके समझे कि इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहेंस द एंगेजमेंट ऑफ कॉमन सिटीजन, आम आदमी मैंगो पीपल जो हैं उनके जो पार्टिसिपेशन है, एंगेजमेंट है विथ स्टेट गवर्नमेंट, उसको इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, स्कीम ऑफ गवर्नेंस एंड टू नो ओपिनियन ऑफ कॉमन सिटीजन। तो जो कॉमन सिटीजन हैं उनका ओपिनियन लेने के लिए ये पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। इसके साथ में ही माई गवर्नमेंट माई सरकार मतलब मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार विल हेल्प टू पीपल ऑफ द स्टेट कम्युनिकेट देयर व्यूज, सजेशंस और फीडबैक। आई होप आप लोग ये समझ ही चुके होंगे, ज्यादा मुझे एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए कि आनंदीबेन पटेल जो हैं वो यहाँ की क्या है, गवर्नर हैं। आप लोग पॉपुलेशन देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है, 20 करोड़ के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन है। कैपिटल है लखनऊ और सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है। चलिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो रिसेंटली जो है 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। ठीक है, 28 जुलाई को, और 29 जुलाई को आपको पता ही है कि वर्ल्ड टाइगर डे जो है, विश्व बाघ दिवस, वो 29 जुलाई को मनाया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है
किसके लिए, क्यों? ताकि नेचर जो है, नेचर है, एनिमल्स हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, इसीलिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थीम जो है वो इसमें जरूर याद रखिएगा। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो ये थीम जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे आप लोग डेट याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, वन डे एग्जाम्स के अंदर एक तरफ डे लिख दी जाते हैं और उस तरफ डेट जो है वो लिख दी जाती है। दोनों को मैच करने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। संयुक्त राष्ट्र के कॉप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो मीटिंग है जलवायु परिवर्तन के लिए, उसका आयोजन किस शहर में होगा? तो ग्लासगो जो है वो यूके के अंदर स्थित है, वहां पर कॉप 26 की मीटिंग होगी। देखिए, हम लोग अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जब कॉप 21 की मीटिंग पेरिस के अंदर हुई थी, पेरिस के अंदर आयोजित की गई थी, तो उससे फिर 22, 23, 24, 25 और 26 जो है वो 2021 के अंदर हेल्ड जो है वो करवाई जाएगी। कहां पर? ग्लासगो के अंदर। देखिए, जब पेरिस समझौता हुआ था तो इसके अंदर 17 जो सस्टेनेबल एसडीजी जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो डिसाइड किए गए थे और उनको अचीव करना है 2030 तक। और ये गोल जो है इनको डिसाइड किया गया था UNFCCC के द्वारा। ठीक है, अभी हम लोग इस संस्था के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लासगो की लोकेशन देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ग्लासगो में, यहाँ पे देखिए आप लोग 3 पार्ट में आप लोग डिवाइड कीजिए। एक तो है इंग्लैंड, फिर है वेल्स और फिर है स्कॉटलैंड। तो इन 3, 1, 2, 3 और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड 4, इन चारों से मिलकर क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम बनता है। और इनकी जो कंबाइंड कैपिटल है वो कौन सी है? लंदन है। और यहीं पर क्या स्थित है? ग्लासगो स्थित है। ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग, जैसे इंग्लैंड के नीचे आएंगे तो यहां पर इंग्लिश चैनल स्थित है। तो इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। यहां पर है नॉर्थ सी। और ये जो है नॉर्दर्न आयरलैंड, इसके लेफ्ट साइड में कौन सा आ जाता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है वो यहां पर आता है। चलिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो UNFCCC की अभी हम लोग बात कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है इसकी बात की जा रही है। और इसी के द्वारा जो 17 गोल हैं वो डिसाइड किए गए हैं। COP की पहली मीटिंग जो है वो बर्लिन जर्मनी के अंदर आयोजित की गई थी मार्च 1995 के अंदर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडियन ओरिजिन आलोक वर्मा जो हैं, आलोक वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉप 26। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा यूपीएससी के अंदर तो स्टेटमेंट के अंदर ये जरूर लिखा रहेगा। हो सकता है कि वो नाम चेंज कर दे, या हो सकता है कि इसका सीरियल नंबर वो चेंज कर दे। चलिए, पावर इट नामक पुस्तक लॉन्च की गई है रिसेंटली। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो लोनो जोन्स जो हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। काफी बेहतरीन बुक है। कुछ जीवन के पार्ट जो हैं, इनके जीवन की कुछ घटनाएं जो हैं वो इसके अंदर शामिल की गई है। महत्वपूर्ण बुक्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक है, ये है किसकी? आरती मुथन्ना सिंह की, फिर ममता नैनी की। यहां पर लेडी डॉक्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। कविता राव इसकी राइटर हैं। प्रेगनेंसी बाइबल, ये करीना कपूर की ऑटोबायोग्राफी है। और ये जो है ये काफी कंट्रोवर्शियल रही थी अपने नाम के कारण, ये जो नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर देखिए आप लोग, बलजीत कौर तुलसी की द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो ये 4 बुक्स जो हैं, मेनली कम से कम आप लोग 3 बुक जो है ये तो जरूर याद रखिएगा। और इतना भी याद ना रख पाए तो कम से कम ये 3 नंबर की जरूर याद रखना, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इस पर हुई थी। यहां पर आप लोग बहुत ही बेहतरीन बुक का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि एनटीपीसी के जो एग्जाम्स थे और जो अदर स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें काफी रैपिडली ये बुक पूछी गई है, रीसेट के नाम से। ठीक है, तो ये जो है सुब्रमण्यम स्वामी, एक बहुत ही बेहतरीन अर्थशास्त्री हम लोग इनको कह सकते हैं। तो रीगेनिंग इंडियन इकोनॉमी लेगेसी जो है ये इनकी बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इराक के अंदर घोषणा की गई है। बेसिकली इराक में अमेरिका आया ही क्यों? आप लोगों ने सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा। सद्दाम हुसैन ने आतंक मचा रखा था इराक के अंदर, और 2003 के अंदर अमेरिका ने यहां पर एंट्री ली थी। और अब जो है 18 साल के बाद में अमेरिका इराक से वापस जा रहा है इस साल के अंत तक। ठीक है, अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर भी तो अमेरिका ने एंट्री ली थी 2001 के अंदर, और अब जो है वो भी 11 सितंबर को वापस यहां से लौट रहा है 2021 को। पहली बात तो ये कि अमेरिका को ये जरूरत कहां पड़ रही है कि वो दूसरी कंट्रीज के
जो इंटरनल मैटर्स हैं उनमें वो इंटरफेयर करे। देखिए, आप एक चीज यहां पे समझिए, यहां पे ये समझिए कि ये है अमेरिका, और यहां पर ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इम्बैलेंस की स्थिति बनी हुई है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया की और पाकिस्तान की, और ये है यूएसए। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो आपस के अंदर मान लीजिए आपस में झगड़ रहे हैं, तो झगड़ा करने के लिए इनको वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनको वेपन्स, इनको जरूरत पड़े इस चीज के लिए भुनाता है कौन, मौका मौका बना भुनाता है कौन, यूएसए। और इनके अंदर जो वेपन्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब मान लीजिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा तो इनके वेपन्स नहीं बिकेंगे, तो यूएसए कहीं ना कहीं ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं इंबैलेंस की जो स्थिति है वो बनती रहे। आप लोगों ने वो सीरियल्स देखे होंगे, सीरियल जो हैं वो देखे होंगे सास बहू वाले, तो वहां पर सास जो है वो दो बहुओं को आपस में लड़ाती रहती है, तब जाकर सास की जो लीडरशिप है वो वहां पर बनी रहती है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यूएसए अपना काम करता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें एक और एग्जांपल की, एक तो बात करें इजराइल की, और इजराइल के साथ में हम लोग बात करें गाजा पट्टी की, तो यूएसए ये चाहता, यूएसए मान लीजिए चाहता तो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको पहले ही शांत करा देता, लेकिन अमेरिका क्या करता है कि बीच में कूद पड़ता है और इस लड़ाई की मध्यस्थता में हमेशा उसको बीच मझधार में जाके छोड़ देता है। अब देखना, मैं अफगानिस्तान के लिए आप लोगों के सामने ये कह सकता हूं कि अफगानिस्तान से वो निकल के तो जा रहा है, और जैसे ही वहां पर इंबैलेंस की स्थिति बन जाएगी तो अफगानिस्तान को मजबूरन अमेरिकन ट्रूप्स को वापस से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस स्थिति में छोड़ गया है जिस स्थिति के अंदर अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं कर सकता है, ताकि जरूरत महसूस हो यूएसए की। तो शायद आप लोग यूएसए की भूमिका समझ गए होंगे, ज्यादा मुझे इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं। अगली पिक्चर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा इसको। सद्दाम हुसैन को देखिए कि यहां पर ये अंडरग्राउंड हो गया था 2003 के अंदर। ठीक है, 3 साल तक इसने बहुत ही आतंक मचाया था, और यहां पर एक्सटेंसिवली सर्च किया गया था अमेरिकन ट्रूप्स के द्वारा, और तब जाकर सद्दाम हुसैन जो है वो मिला था, और फिर इसको दिसंबर 2003 के अंदर इसको समाप्त कर दी गई थी। लेकिन यहां पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑपरेशन रेड डाउन। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ऑपरेशन रेड डाउन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर एंडोरेंस फ्रीडम, ईरान जो है इराक के अंदर ऑपरेशन रेड डाउन, तो एंडोरेंस फ्रीडम है, ऑपरेशन रेड डाउन है, ये मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में बहुत ही काम में आते हैं। तो यहां पर देखिए, एन अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड ऑन 13 दिसंबर 2003 इन द टाउन ऑफ एडवार, इराक के अंदर ये ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया था, और सद्दाम हुसैन को 3 साल के सर्च ऑपरेशन के बाद में फिर गिरफ्तार किया गया था। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं कि इस साल के अंत तक जो हैं वो अमेरिकन ट्रूप्स वहां से विड्रॉ कर लेंगी, और इराक के जो प्रधानमंत्री हैं, यहां पे आप लोग देखिए मुस्तफा अल कदीनी जो हैं और जो बाइडेन के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और 18 साल के बाद जो है वो अमेरिकन ट्रूप्स यहां से निकल जाएंगी एंड ऑफ 2021। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, अमेरिका एंड इट्स एलाइज सेंड ट्रूप्स टू इराक टू ओवरथ्रो द रिजाइम ऑफ सद्दाम हुसैन 18 ईयर्स एगो। ठीक है, तो अमेरिका जो है यूएसए, इसके द्वारा एक नाटो, आपको पता है सैनिक संगठन 1949 के अंदर उसको एस्टेब्लिश किया गया था, और जो भी नाटो की मेंबर कंट्रीज हैं वहां पर किसी भी तरह की जो अशांति होती है उसको सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा प्रदान करने का वादा करता है कौन, यूएसए। इसलिए वहां पर आप लोग ये हलचलें देख सकते हैं। तो लगभग 2500 जो यूएस सोल्जर हैं वो इराक के अंदर है, और वहां से क्या करेंगे, वो अब विड्रॉ कर जाएंगे। चलिए रीजन क्या था कि अमेरिकन सोल्जर कंडक्ट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एंड ट्रेन इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो यहां पर उन्होंने इराक की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी क्या किया है, ट्रेन किया है, इसके साथ में ही उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ भी यहां पर युद्ध लड़ा है। चलिए इनमें से किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं? तो यूएसए के जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे भारत में हम लोग बात करें उनके समकक्ष है एस जयशंकर, वैसे ही विदेश मंत्री जो हैं वो भारत के अंदर आए हैं, एंटनी ब्लिंकन, और 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर ये भारत में पधारे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इशू क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स एंड पेगासस। देखिए पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो इजराइल के द्वारा इजाद किया गया है, करोड़ों रुपए में इसे गवर्नमेंट जो है वो जासूसी करने के लिए खरीदती है।
पेगासस कैसे एक्टिवेट होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके मोबाइल के ऊपर कोई मैसेज आया है और वो मैसेज मोबाइल के ऊपर आ चुका है, चाहे आपने उस पर क्लिक किया या नहीं किया, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है पेगासस का, और वो आपकी जासूसी करना शुरू कर देता है। यहां तक कि आपके इजाजत के बगैर वो आपके मोबाइल के थ्रू फोटो जो है वो भी कैप्चर कर सकता है। इतना बड़ा जो काम है वो भी पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर 300 जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनकी जासूसी इस पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि दिस विल बी हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया, तो इनकी जो है ये फर्स्ट विजिट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। निम्न में से किस देश की कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया जो है वो घोषित कर दिया है, बैंकरप्ट घोषित कर दिया है? तो कौन करेगा? यूके करेगा, क्योंकि वहीं पर इसने शरण ले रखी है। ब्रिटेन के द्वारा इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। अब देखिए कि यहां पर 3 लोग हैं। एक तो है कौन सा हमारे पास में है, मेहुल चोकसी। एक तो है मेहुल चोकसी, फिर उसके बाद में उसका जो मामा है, मामा का क्या नाम है, उसका जो मामा है नाम भूल गया मैं, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी। ठीक है, तो एक तो है मेहुल चोकसी तो है मामा। ठीक है, उसके बाद में फिर है नीरव मोदी, ये क्या है, भांजा है। और तीसरा आप लोग देखिए विजय माल्या। तो 3 जो हैं वो अलग अलग देशों के अंदर छिपे हुए हैं। जैसे हम लोग बात करें तो ये जो मामा है, ठीक है, मेहुल चोकसी, ये तो हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ समय के अंदर इंडिया लाया जाए। अभी डोमिनिका जो है वहां की कोर्ट के अंदर है, ये वहां पे जो है वो कोर्ट की शरण के अंदर है। जल्दी फैसला आएगा तो इसको भारत लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस और इनके बीच जो है वो लुका छिपी का खेल चलता रहता है। कभी दूसरे देश है ना, तो एक देश से दूसरे देश में जो है वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पर नीरव भाई जो है, यहाँ पे देखिए कि मेहुल चोकसी कह रहा है कि नीरव भाई इंडिया कब पहुंच रहे हो? तो एंटीगुआ से, तो एंटीगुआ की जो है वो मेहुल चोकसी ने सिटीजनशिप ले रखी है, पैसे देकर इन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी। ठीक है, तो मेहुल चोकसी जो है वो एंटीगुआ से फिर भाग गया था डोमिनिका के अंदर, और फिर ये बात कर रहा है नीरव मोदी से। नीरव मोदी बोल रहा है कि बस इंतजार कर रहा हूं कि बैंकों में फिर से पैसा इकट्ठा हो जाए तो फिर लोन लूंगा और फिर से भाग जाऊंगा। ठीक है चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यूके कोर्ट जो है उसके द्वारा विजय माल्या को क्या कर दिया गया है, बैंकरप्ट यहां पर घोषित कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। यहां पर देखिए हेपेटाइटिस क्या क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने से आपका लीवर जो है या फिर शरीर का कोई दूसरा अंग जो है वो उससे प्रभावित होने लगता है हेपेटाइटिस के अंदर। और हेपेटाइटिस को 5 टाइप्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ए बी सी डी और ई के अंदर। इसमें से बी और सी जो है वो कॉमनली पाया जाता है, और एक साल के अंदर 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो उन लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन 28 जुलाई को हम लोग ये दिन मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन नोबेल प्राइज जो विनर हैं, कौन? उनका नाम है डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग जो हैं, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को इजाद किया था। उनका जन्म दिवस होता है, और इसी दिन क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो मनाया जाता है। चलिए हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने किस स्थान पर अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस जो है ये इसमें जो है वो भाग लिया है? ठीक है, तो भारत का जो है वो आईएनएस तलवार इसने पार्टिसिपेट किया है कहां पर? जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, मतलब इंडियन ओशियन के अंदर, वहां पर आईएनएस तलवार जो है इसने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन और भी कई कंट्री जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और ये 26 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक ये चलेगा। 26 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक जो है ये यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज चलेगी। और सागर देखिए, ठीक है, तो इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज इज इन लाइन विद द विजन ऑफ सागर। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन, तो ये सागर के फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 12 ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री हैं, यूएस है, यूके है, इंडिया है, और भी कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया है। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से है, क्योंकि रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की यानी कि यूनेस्को की जो है वो मीटिंग चल रही है। ठीक है, 44th मीटिंग जो है वो चल रही है, और ये खत्म कब होगी? 31 जुलाई को जो है वो खत्म होने जा रही है। और इसको हेड जो किया जा रहा है वो चाइना के द्वारा इसको हेड किया जा रहा है। ठीक है, चाइना जो है वो इसको हेड कर रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि
39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो रामप्पा टेम्पल को घोषित किया गया था। उसके बाद में 40वीं जो है वो किसको किया गया है, धोलावीरा को किया गया है, जो कि कहां पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। लेकिन यहाँ पे कुछ साइट्स को और दिया गया है, मीटिंग्स जो चल रही हैं उनके अंदर और भी साइट जो है स्पेन की, उनको दर्जा दिया गया है। पासेओ डेल प्राओ बुलवार्ड जो है इसको दर्जा दिया गया है। इसके साथ में ही रेटिरो पार्क जो है इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो भारत के अंदर अब कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी हैं। ठीक है, इनमें से एक जो है वो है मिश्रित, मतलब मिक्स हेरिटेज साइट है, जिसमें नेचुरल जो है वो भी है और कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो भी है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक जो है वो मिक्स हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया के अंदर, वो केवल एकमात्र है। ठीक है, चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर। स्पेन जो है यहां पर स्थित है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड इसकी कैपिटल है। और यहां पर दो जो साइट्स हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। हाल ही में नजीब मिकाती को किस देश के नए प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है, तो लेबनान के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। और भी अपॉइंटमेंट जो है वो मैंने कवर की है, तो लेबनान की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि लेबनान जो है इसके इनके प्रेसिडेंट हैं माइकल आउन जो हैं वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। कैपिटल है कि यहाँ की क्या है, लेबनान की बैरूत है। और करेंसी क्या है, वो है लेबनीज पाउंड जो है वो यहाँ की करेंसीज है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सुजल परियोजना के माध्यम से 24x7 यानी कि 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो पुरी जो है उड़ीसा के अंदर स्थित है, वो पहला क्या बन गया है, शहर बन गया है। पहला शहर जो है वो बन चुका है पुरी। और आपको पता होगा कि पुरी के अंदर जो है वो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उसकी भी परमिशन एम वेंकैया नायडू जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर अनुमति दी गई थी। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें हर घर जल जो है और नल से जल, इसका टारगेट है कि 2024 तक हर घर नल से जल पहुंच जाए। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा आया था, गोवा जो था वो पहला ऐसा राज्य था जिसने हर घर नल से जल जो है वो पहुंचाया था। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग जरूर याद रखिएगा, पूरी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अंडर दिस प्रोजेक्ट वाटर फाउंटेन्स हैव बीन डेवलप्ड एट 400 लोकेशंस इन पुरी। ठीक है, इसके साथ में ही 24 आवर जो है वो विदाउट एनी स्टोरेज और फिल्टर जो है वो वाटर जो है वो अवेलेबल रहेगा। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो कहां स्थापित किया गया था, तो गुजरात के अंदर जो है, गुजरात के अंदर स्थापित किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस वर्ड को आप लोग समझना। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मतलब कोई भी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसको प्रोसेसिंग की जाएगी और फिर उसका एक्सपोर्ट जहां से किया जाता है वो जोन जो है वो कहलाती है EPZ। काफी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के अंदर ये स्थापित की गई थी। और गुजरात के अंदर भी कहां पर, कांडला जो बंदरगाह है, कांडला पोर्ट, वहां पर 1965 के अंदर ये साइट, रिसेंटली आपको पता होगा कि धोलावीरा जो है इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। फिर देखिए आप लोग, सांता क्रूज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो सेकंड EPZ, तो इसकी स्थापना जो है वो 1973 के अंदर की गई थी। और विश्व का पहला जो EPZ है वो 1959 के अंदर आयरलैंड के अंदर स्थापित किया गया था। EPZ क्या होता है, EPZ का मीन्स है कि EPZ इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड मतलब कि यहाँ पर टैक्सेस जो हैं वो काफी कम लगाए जाते हैं। कमर्शियल टैक्स की हम लोग बात करें या फिर कोई दूसरे अदर टैक्सेस हैं उनकी हम लोग बात करें तो काफी कम यहाँ पे रहते हैं। इसके साथ में ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसको प्रमोट किया जाता है। कमर्शियल एक्सपोर्ट जो है इसको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो EPZ जो है वो बूस्ट करता है एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि जब आपके ऊपर ड्यूटीज जो है वो कम लगेंगी तो आप लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। इसके साथ में ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जेम्पशन, लिबरल रेगुलेटरीज, एनवायरमेंट एंड अट्रैक्टिव। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जितने भी कमर्शियल जो साइट्स हैं वहां पर लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं, तो यहाँ पे लाइसेंस जो है वो सिंगल विंडो एक्ट के तहत बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। चलिए 28 जुलाई के मतलब 29 जुलाई के, ठीक है, यहाँ पे डेट जो है वो 29 जुलाई की रहेगी, तो करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इंद्र जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और रशिया के बीच में, इसके साथ में किस मंत्रालय नदी जानो जो ऐप को लॉन्च किया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
टाइफून जो है इनफा वो कहाँ आया है? चाइना के अंदर। किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो वो है कहां पर? असम के अंदर। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में 13 साल की जो जापानी छात्रा है उसने गोल्ड मेडल जीता है। नाम आप लोग जरूर याद रखना, एग्जाम में जरूर आएगा ये। वो है निशिया मोमोजी। इसके साथ में इंडोनेशिया के किस द्वीप, तो द्वीप कौन सा है? वो है बॉटम आइलैंड। वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है उसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेल, तो आप लोग 4 यहाँ पे याद रखिएगा। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जो है वो 27 जुलाई को मनाया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर संसद को निलंबित कर दिया है? तो वो कौन सा है? ट्यूनीशिया है। विश्व मैंग्रोव दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए क्या रहेगा? 26 जुलाई यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी T20 में डेब्यू करने वाले पृथ्वी शॉ हैं। इसके साथ में ही हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लड़कियों महिलाओं सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 जो है उसको गठित करने का निर्णय लिया है? तो वो है मध्य प्रदेश। हरियाणा सरकार ने किस नए पोर्टल की शुरुआत की है? तो वो है ग्राम दर्शन पोर्टल। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ईस्टर्न अंटार्कटिका में नई एल्गी जो है इसकी प्रजाति की खोज की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासी के लिए $100 मिलियन जो है इसकी आपातकालीन इमरजेंसी फंड को क्या दी है? मंजूरी दी है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि क्लाइमेट चेंज के कारण किस हिंद महासागर के किस देश में अकाल की घोषणा की गई है? तो वो है मेडागास्कर। और ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा कि दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर जो पैनल फार्म है इसका अनावरण कहां किया गया है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स अवेलेबल करवा दी जाएगी और जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उनका जो क्विज है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। और जो स्पेशल अपॉइंटमेंट है, टॉप 50 जो अपॉइंटमेंट है उनका क्विज भी जो है वो अपलोड कर दिया गया है। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग यहां से जरूर पाएंगे, आप लोग अटेम्प्ट करना है इसको। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।